नमस्कार। आज हम भारत में लोकतंत्र की बिल्कुल। जमीनी जड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिकाएं। बिल्कुल। और हमारे पास है बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ क्लास नोट्स। तो आज इन्हीं नोट्स को खंगालते हैं ना। जी, देखते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी असल में काम कैसे करती हैं इन नोट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले ये पंचायती राज नोट्स इसे कैसे समझाते हैं, क्या है ये असल में? हाँ, तो नोट्स के मुताबिक पंचायती राज मतलब भारत में गांव के लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम। अच्छा। मकसद लोकतंत्र को गांव तक ले जाना और जाहिर है गांव का विकास करना। और नोट्स कहते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिलचस्प है। नोट्स में ऋग्वेद की सभा और समिति का भी जिक्र है। मतलब ये सोच के लोग मिलकर अपने फैसले लें, ये बहुत पुरानी है। और फिर ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड रिपन 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन को काफी बढ़ावा दिया था। उसे तो मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अच्छा, तो काफी ऐतिहासिक जड़ें हैं इसकी। और फिर आजादी के बाद संवैधानिक रूप कैसे मिला इसे? वो 73वां संशोधन? हाँ, वो मील का पत्थर था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन इसकी नींव पहले रखी जा चुकी थी। हाँ, नोट्स बलवंत राय मेहता समिति का जिक्र करते हैं 1957 की। इसी समिति ने वो त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल पर, गांव, ब्लॉक और जिला। और 73वें संशोधन ने इसी को पक्का किया। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, ठीक है, बीच के लेवल पर यानी ब्लॉक पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। और नोट्स में ग्राम सभा पर भी काफी जोर है। वो क्या है? हाँ, ग्राम सभा बहुत खास है। ये गांव के सारे एडल्ट वोटर्स की मीटिंग होती है। सारे वोटर्स की? जी हाँ। नोट्स इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बढ़िया उदाहरण मानते हैं, जहां लोग सीधे जुड़ते हैं। ये बाकी 2 लेवल से अलग है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा, और इसी संशोधन में आरक्षण की भी बात है? बिल्कुल। अनुसूचित जाति, जनजाति और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। ये बहुत बड़ा कदम था समावेश के लिए। सही बात है। और 5 साल का फिक्स कार्यकाल। और अगर पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव। ये सब तय किया गया। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रामीण भारत की बात। अब जरा शहरों की तरफ देखें। नगर पालिकाओं के बारे में नोट्स क्या बताते हैं? क्या कहानी वैसी ही है? काफी मिलती जुलती है। शहरी इलाकों के लिए आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अच्छा, 74वां। हाँ, इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक आधार दिया। इनकी भी संरचना मोटे तौर पर त्रिस्तरीय ही है, पर शहरों की जरूरत के हिसाब से। जैसे छोटे शहर या जो गांव से शहर बन रहे हैं, वहां नगर पंचायत। थोड़े बड़े शहरों में नगर पालिका परिषद। और बड़े शहरों में? और जो मेट्रो शहर हैं, महानगर, वहां नगर निगम। काम इनका वही शहरी जरूरतें पूरी करना। क्या क्या काम आते हैं इसमें? शहर की प्लानिंग, सड़कें, पानी सप्लाई, साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ, ये सब देखना। तो अगर दोनों को साथ देखें, पंचायती राज और नगर पालिका, तो नोट्स इनकी मुख्य विशेषताओं पर क्या कहते हैं? क्या कॉमन है, क्या अलग है? पंचायती राज में जैसा कहा, सीधी भागीदारी मतलब ग्राम सभा और पावर को नीचे तक लाना, ये मुख्य है। नोट्स ये भी बताते हैं कि इन्हें कुछ हद तक टैक्स लगाने, रेवेन्यू जुटाने का अधिकार है अपनी योजनाओं के लिए। हाँ, ताकि थोड़ी फाइनेंशियल आजादी रहे। वहीं नगर पालिकाएं वो ज्यादातर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सेवाओं पर फोकस करती हैं। पानी, सफाई, सड़कें वगैरह। जी, और वो भी टैक्स, फीस वगैरह से अपना पैसा जुटाती हैं। पर बेसिक आइडिया एक ही है, लोकल लेवल पर लोगों का शासन। लेकिन कहने और होने में फर्क होता है। क्या नोट्स चुनौतियों की भी बात करते हैं? प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां कम नहीं हैं और नोट्स इस पर साफ इशारा करते हैं। पंचायतों के पास अक्सर पैसे की कमी रहती है, फंड्स की कमी। हाँ, और ट्रेन्ड स्टाफ की भी। मतलब योजनाएं तो बनती हैं, पर लागू करने में दिक्कत आती है। जैसे साफ पानी या सड़कें। हाँ, वो सब। फिर लोकल पॉलिटिक्स का दखल, पारदर्शिता की कमी, ये भी मसले हैं। और नगर पालिकाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं? नगर पालिकाओं की दिक्कतें ज्यादातर तेजी से बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी हैं। शहर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी, जरूरतें, हाँ, उस हिसाब से संसाधन कम पड़ जाते हैं, पैसा भी, लोग भी। फिर प्रदूषण है, कूड़े का प्रबंधन है, बिना प्लानिंग के बस्तियां बन जाना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं।
तो कुल मिला के इन नोट से तस्वीर ये बनती है कि ये संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद तो हैं, पर इन्हें मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। निश्चित रूप से नोट्स का निचोड़ यही है कि इनकी कामयाबी इस पर टिकी है कि इन्हें असली पावर कितनी मिलती है, पैसा कितना मिलता है, काम में पारदर्शिता कितनी है और ये लोगों के प्रति कितने जवाबदेह हैं। शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे ई गवर्नेंस। हाँ, वो मदद कर सकता है और लोगों की भागीदारी को और असल बनाना होगा। सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि फैसलों में शामिल होना। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि जिस तेजी से समाज और तकनीक बदल रही है, ये स्थानीय संस्थाएं खुद को कैसे बदलें, ताकि ये सिर्फ नाम की न रह जाएं, बल्कि वाकई में ताकतवर और असरदार बनी रहें, आज के दौर में भी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है।